हेलो दोस्तों, मैं लेखराज भाई क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और हम टेक्निकल थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेक्निकल थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत कार का व्यावसायिक परिचय। विद्युत कार और विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिशियन, इसमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इसके अंदर जो विद्युत आ रही है हमारे घरों के अंदर, वो हमारे लिए दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। आजकल विद्युत की बात की जाए तो इनके अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते आ रहे हैं। विद्युत हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान दे रही है, जिसे कि हमें एक ऐसे सोचे तो कि एनर्जी है। विद्युत हमारी एक क्या है, एनर्जी। विद्युत से हमारे जैसे कि पंखे चलते हैं, बल्ब जल रहे हैं, एसी चल रही है, सभी घरेलू चीज़ें चल रही है। विद्युत को हम ऐसा देखे जाए तो विद्युत एक प्रकार की एनर्जी है। विद्युत एक प्रकार की एनर्जी है। विद्युत को हम न तो देख सकते हैं, विद्युत को हम देख नहीं सकते हैं, केवल इनको क्या क्या कर सकते हैं, महसूस। विद्युत को हम महसूस कर सकते हैं। विद्युत को हम महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम, जैसे कि ये बल्ब जल रहा है हमारे, तो ये नहीं है कि इस बल्ब को छू कर देखे कि इसमें विद्युत आ रही है नहीं आ रही है। नहीं, हम इनको महसूस कर सकते हैं। बल्ब जल रहा है, हमारे विद्युत आ रही है, सप्लाई आ रही है। इससे हमें पता लगता है कि ये हमारे बल्ब जलने के साथ साथ ये पता लग गया कि हमारे घर के अंदर विद्युत आ रही है। ये तो नहीं है कि इनको छू के देख सकते हैं, छूने के बाद इसको हमें शौक भी लग सकता है, जिससे हमारे लिए ये घातक हो सकता है। ये तो नहीं है। हाँ, इसको केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में देख सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि अब एक रूप से दूसरे रूप में देखने के लिए तो हमें ये पता लगा लेंगे कि ये विद्युत है। लेकिन विद्युत को हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये एसी हैं, डीसी हैं। अब इनको पता लगाने के लिए हमें क्या करेंगे, वो हमें आगे चर्चा करेंगे। भाई ये एसी है या डीसी। अभी हम ये पता करेंगे कि ये हमारे विद्युत हमारे घरों के अंदर आने वाली सप्लाई है। यह विद्युत से हमें यांत्रिक ऊर्जा को, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिवर्तित। विद्युत से हमें हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जो कि विदेशों के अंदर भी एक इंजीनियर की बहुत ही इस इलेक्ट्रिसिटी को समझा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। अब आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे हम कि विद्युत होती क्या है। विद्युत को ऐसे तो हमारे घरों के अंदर सबको पता है कि विद्युत से चलने वाले सभी उपकरण विद्युत कार ने, और इनके इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर इनका नाम दिया गया है। जैसे कि ये बल्ब है, ये 100 वाट का है, 200 वाट का है, 300 वाट का है, 250 वाट का है। अलग अलग तरीके से अलग अलग में हमें व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सारे उपकरण ही बिजली से चलते हैं। बिजली का उपयोग बढ़ने के साथ साथ इनका क्या है, उत्पादन भी बढ़ गया है। क्या हो गया है, इनका
उपयोग, इनका उपयोग बढ़ने के साथ साथ इसका उत्पादन भी बढ़ गया है, हम आज बस आपसे यही चर्चा करेंगे कि इंट्रोडक्शन के तौर पर भाई विद्युत व्यावसायिक होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल, इनमें काफ़ी अंतर है। इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे विद्युत कार, इलेक्ट्रीशियन हमारे होते हैं विद्युत और इलेक्ट्रिक थ्योरी, तो उसके अंदर से दिए गए पार्ट इनमें हमें इंक्लूड कर दिया गया है और इनके हम टॉपिक वाइज समझते चलेंगे कि विद्युत होती क्या है। तो हमने यह बता दिया कि विद्युत को हम देख नहीं सकते, हाँ हम केवल इनको महसूस कर सकते हैं, भाई ये विद्युत आ रही है। इनको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इनका उपयोग बढ़ने के साथ साथ इनका उपयोग, एक सेकेंड, इनका उपयोग बढ़ने के साथ साथ इनका उत्पादन भी बढ़ गया है। विद्युत की तीव्र गति क्या होती है, तो विद्युत की इनकी तीव्र गति की बात करें तो आपने देखा होगा मीटर पर सेकंड होता है, और यह हम किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो तो आप सभी को पता होगा कि किलोमीटर में चेंज भी कर सकते हैं। किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड होता है। हमें यह पता लगाना है कि विद्युत आई कहाँ से, इसका सर्वप्रथम किसने आविष्कार किया, इसके बाद में कौन कौन आविष्कार थे जिससे हमारे ये विद्युत बनी। तो सर्वप्रथम हम यह तो देख लिया कि विद्युत एक है क्या, हमारे घरों के अंदर आने वाली धारा को विद्युत कहते हैं और इनके सर्वप्रथम आविष्कार कौन थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम इसका आविष्कार करने वाला थेल्स नामक वैज्ञानिक आया था। उसने बहुत ही शानदार तरीके से इनके उत्पादन करने की कोशिश की, लेकिन वह इसके अंदर सफल नहीं हुआ। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने यह किया कि सर्वप्रथम एक एबोनाइट की छड़ ली, उस एबोनाइट की छड़ से रेशम को रगड़ा, तो रेशम को रगड़ने से उनको ये प्रतीत हुआ कि हमारे कागज और के टुकड़े और मिट्टी के कण आसपास इकट्ठे हो गए। तो उसने यह सोचा कि हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन थेल्स ने कागज के व मिट्टी छोटे छोटे कील के टुकड़े कील
के टुकड़े अपनी ओर आकर्षित होने लगे। क्या होने लगे? अपनी ओर आकर्षित होने लगे। तो थेल्स ने यह सोचा कि जब हम इनको ऐसा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर ही हमें अपनी ओर आकर्षित होने को ये मिल रहा है, तो हम विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। लेकिन थेल्स ने इतनी सी बात करके यहाँ तक कि वो आगे नहीं बढ़ पाया और उसने तो ये सोचने लगा कि विद्युत का उत्पादन ऐसे नहीं होगा। फिर उसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक का एक वैज्ञानिक आया। उसने क्या किया कि वो अपने ओर आकर्षित होने को कि थेल्स ने तो ये बहुत बड़ा काम किया कि कागज के और मिट्टी के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एबोनाइट की छड़ को, रेशम को रगड़कर अपनी आकर्षित करने के लिए इनका उपयोग किया गया। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये आगे करने के लिए इनको बार बार रगड़ता रहा, लेकिन वह भी इनके आगे कुछ नहीं कर सका। फिर इसके बाद में आया ओल्टा नामक वैज्ञानिक। कौन आया इनके बाद में? ओल्टा नामक वैज्ञानिक। तो ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने इतना ये कह दिया कि जब इनको इन रगड़ने पर हमें विद्युत के एक मैग्नेट की तरह आ रहे हैं। मैग्नेट अपनी ओर आकर्षित करने के, जब मैग्नेट आकर्षित बनने लग जाएंगे तो विद्युत बनना एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन थेल्स ने भी यही किया और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी यही किया और ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने उसने एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर के अंदर से उसने कुछ रासायनिक केमिकल मिलाकर एक दूसरे में परिवर्तित करने की कोशिश की। तो ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? ओल्टा इनके बाद में कौन आया था? ओल्टा नामक वैज्ञानिक। ओल्टा नामक वैज्ञानिक, इसने रासायनिक केमिकलों को रासायनिक केमिकलों को एकत्रित करके एक पात्र में अभिक्रिया करवाए। क्या करवाए? अभिक्रिया करवाए। जिनसे उन्हें यह मिला कि रासायनिक क्रियाओं को एक पात्र में एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद उसमें क्रिया करवा दी गई। तो वह क्रिया करवाने के पश्चात उसने ये मिला कि धारा और वो कुछ उसके अंदर वो चालक थे, वो रासायनिक थे, वो गति करने लगे। तो गति करने के साथ साथ उसने ये पाया गया कि विद्युत का उत्पादन हम जनरेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने अभिक्रिया करवाने के साथ साथ, जैसे कि हमारे बैटरी के अंदर कुछ H2SO4 और एसिड मिलाकर उनको एक पात्र में अभिक्रिया करवाकर आवेश मतलब विद्युत धारा को एकत्रित करने की कोशिश की और उनका एक कार्य सक्सेस भी हो गया। जब उसने
विद्युत धारा को एक जगह पर रोकने का उपाय किया। तो ये उपाय उनका सक्सेस हो गया था। तो ओल्टा नामक वैज्ञानिक के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो सेल और बैटरी, ऐसा कहा जाए तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, लेकिन बैटरी बनाने में थोड़ा सा अलग महसूस होता है, लेकिन हम एक सेल को दूसरे सेल से, दूसरे सेल को तीसरे सेल से, तीसरे सेल को चौथे सेल से, ऐसे करते हुए सीरीज क्रम में जोड़ दिया जाए तो हमारे एक प्रकार की बैटरी बन सकती है। तो इन बैटरी बनने के साथ साथ जब ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने यह पाया गया कि हम विद्युत धारा को एक जगह पर रोक सकते हैं, तो उसने रोकने के लिए हमें रासायनिक केमिकल और एक पात्र में अभिक्रिया करवाई, जिसमें H2SO4 रासायनिक अभिक्रियाओं को एसिड मिलाकर सेलों के अंदर और बैटरी के अंदर इनका उपयोग किया गया। जहाँ से उसने इनका उपयोग किया था वहाँ से धारा, और पहले प्रथम उसने एक सेल का निर्माण किया था ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने। तो उस सेल के अंदर उसने हमारे जो दीवार घड़ी होती हैं उसके अंदर ये लगाया था। तो वह सर्वप्रथम दीवार घड़ी के अंदर ही उसने उस सेल का यूज किया था। सेल का यूज करने के बाद में उसने बैटरी का उपयोग किया गया था। जब हम ओल्टा थेल्स के बारे में पढ़ लिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ लिया, और इसके बाद में ओल्टा नामक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ लिया, और फिर इसके बाद में विद्युत होती क्या है, तो विद्युत के बारे में हमें वहाँ से आवागमन तो करवा तो दिया, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा था कि ये धारा एसी है या डीसी है। हमें तो एसी चाहिए, अभी तक तो हमारे को क्या मिल रहा था, अभी तक तो हमें डीसी मिल रहा था। डीसी के अंदर भी हमें धारा को रोकने के लिए कुछ केमिकल, रासायनिक पदार्थ मिलाकर उनमें रासायनिक अभिक्रिया करवाए। रासायनिक अभिक्रिया करवाने के बाद उनको एक पात्र में एक सेल का निर्माण किया गया। उस सेल का निर्माण करने के बाद ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने यह सोचा कि ये सेल हमारा सक्सेसफुल है या नहीं है, तो उसने एक दीवार घड़ी के अंदर लगाया। दीवार घड़ी के लगाने पर जब वह दीवार घड़ी चल गई थी, तो उसने सोचा कि जब हमने ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ उस सेल में फिर अपने वोल्टेज को इम्प्रूव कर दिया, तो वोल्टेज बढ़ता चला गया और बड़ी से बड़ी बैटरी का निर्माण कर दिया। पर यह पता नहीं लग सका कि ये धारा, एसी धारा को हम कैसे उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसी धारा को उत्पादन करने के लिए हमें ऐसी धारा का उत्पादन के साथ साथ इस चालक के ऐसी धारा का उत्पादन के साथ साथ इस चालक में आवेश होना जरूरी है। जब कंडक्टर के अंदर आवेश नहीं होंगे तो उसमें विद्युत धारा फ्लो भी नहीं होगी। चालक कौन सा लेंगे, वह
वो कि इनके अपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसमें सर्वोत्तम की बात करें, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आवेश होता क्या है, आवेश होता क्या है, ऐसे तो हम बता देंगे I बराबर Q अपॉन T। तो ये हमारी हो गई धारा, ये हमारी क्या हो गई धारा, ये हमारा क्या हो गया आवेश, ये क्या हो गया समय। कभी कभार क्वेश्चन यूं भी आ जाता है कि धारा का मात्रा क्या होता है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं एम्पियर। उसके अंदर ये एम्पियर नहीं दिया हुआ होता है तो हम क्या करेंगे, तो एम्पियर यहाँ लिख देते हैं आवेश बटा समय, जो हमें टी से प्रदर्शित कर दिया। धारा का मात्रक होता तो एम्पियर ही है, लेकिन एम्पियर जब ऑप्शन के अंदर नहीं हो तो हमें क्या करना होता है, आवेश धारा का मात्रक क्या होता है, आवेश प्रति समय टी। हम आवेश को ज्ञात करने के लिए टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमारा आवेश धारा है 0.5 एम्पियर और समय है हमारा 60 सेकंड। तो क्या हो गया, हमारा आवेश कितना हो गया 30। ये हमारा आवेश हो गया। तो हमें आवेश के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन आवेश होता क्या है। आवेश एक प्रकार से कंडक्टर में धारा प्रवाहित करने के लिए आवेश का होना जरूरी है, तभी हमारे कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर धारा प्रवाहित होगी। जब आवेश तो है, लेकिन जब उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो धारा प्रवाहित भी कैसे होगी। तो हमें उस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का भी होना जरूरी है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और बोलने में तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश और इलेक्ट्रॉन दोनों में काफ़ी फर्क है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार करने वाला अलग है और आवेश का अलग है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार करने वाला आपको पता है जे थॉमसन है, जिनसे हम इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। विद्युत आवेश की प्रवाह को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और हम इसके बारे में पढ़ के हमें देख ही लिया था भाई आवेश क्या है। आवेश जब तक कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं होंगे, जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम आगे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को भी तो विद्युत धारा ही कहते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो धारा कैसे प्रभावित होगी? जब तक इलेक्ट्रॉन का आवागमन कंडक्टर के अंदर नहीं होगा तो धारा भी प्रभावित नहीं होगी।
जब इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो और आवेश का आवागमन हो, उनके साथ साथ ही विद्युत धारा हमारे कंडक्टर के अंदर फ्लो हो सकती है। अन्यथा कंडक्टर कोई सा भी ले लो, चांदी का ले लो या कॉपर का ले लो या एल्यूमिनियम का ले लो या गोल्ड का ले लो, किसी के अंदर धारा प्रभावित नहीं हो सकती है। धारा जब भी प्रभावित होगी दोस्तों, जब इसके अंदर हमारे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत धारा प्रभावित भी नहीं होगी। और हमें इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने के लिए चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन को होना जरूरी है, तभी हमारे कंडक्टर के अंदर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन होने पर ही चालक के अंदर धारा प्रभावित हो सकेगी। जब तक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जब तक धारा प्रभावित नहीं होगी। ऐसा माना जाए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपके सामने ये लिख दिया है। इनको माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऐसे की जाए तो प्रोटॉन का भी साथ का साथ ही देख लो। प्रोटॉन का होने में लगभग बहुत सी किताबों के अंदर तो एक ही लिखा हुआ होता है, लेकिन कूलम, इनको कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का ये हो गया, प्रोटॉन का ये हो गया, और न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है, 0 होता है या उदासीन होता है। जब हम इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का व्यवसायिक परिचय कर ही रहे थे, तो हमने ये भी देख लिया साथ का साथ में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे इसके अंदर, चालक के अंदर गतिमान है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारे नाभिक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिनसे आपने यह भी पढ़ा होगा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों के साथ नाभिक में दोनों के साथ रहने से नाभिक का भार में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और नाभिक का भार अधिक हो जाता है। नाभिक के भार क्यों हुआ, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण हुआ है। जैसे कि हमारे इनकी अलग अलग कक्षाएं बना देते हैं। जैसे ये हमारा नाभिक है, तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। और हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक के
चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, जिनसे ये चक्कर नाभिक के अंदर चक्कर लगाना बंद कर देगा तो हमारे कंडक्टर के अंदर धारा फ्लो नहीं होगी। जब तक ये जितने ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रभावित होंगे इतना ही गतिमान होगा, और ऐसे इतनी जल्दी धारा प्रभावित होने लगी। जैसे कि पहले कम इलेक्ट्रॉन थे, इसके बीच में फिर इलेक्ट्रॉन आ गए। इस इलेक्ट्रॉन के कारण चालक के अंदर धारा प्रभावित होने लगेगी और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर उपस्थित होने के कारण इनके भार अत्यधिक हो जाता है। इसलिए यह भी पूछ सकता है कि नाभिक का भार ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारा एक उदासीन है, ये 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और प्रोटॉन का हमारे को बताई दिया है 1.67 10⁻⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इनको अलग अलग तरह से हम अलग अलग में बांट सकते हैं। जब हम धारा के बारे में चर्चा कर रहे थे तो धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। धारा को हम कभी देख नहीं सकते हैं, हाँ इतना सा इनको हम महसूस कर सकते हैं, और धारा एक रूप से दूसरे रूप में देख सकते हैं। जब हमारे ग्रह के अंदर बल्ब जल रहा होता है और किसी ने पूछ लिया कि ये बल्ब कौन सी इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है, कौन से विद्युत से जल रहा है, तो हमें ऐसे तो हम पता नहीं लगा सकते हैं कि, लेकिन ये AC है या DC पर हमें यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। उस यंत्र के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कौन सा यंत्र है बता देते हैं, उसे 2 लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। वो 2 लीटर की सहायता से हम चेक कर सकते हैं या AC है या DC है। AC हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है, जिनसे हमें एक प्रकार की यूँ माने तो एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलेगी, विद्युत से तो एनर्जी मिलती नहीं है। लेकिन हम जब हमारे घर पे आते हैं तो जब तक लाइट नहीं आती है, जब तक विद्युत नहीं होती है, जब तक हमारे दैनिक जीवन की प्रक्रिया चालू नहीं होती है, और ऐसा हम कह सकते हैं कि विद्युत हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। विद्युत के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। विद्युत से हमारे सभी इलेक्ट्रिकल फैन, पंखे, AC, ट्यूबलाइटें जलती हैं, और इनको हम बहुत ही सराहनीय से हम महसूस करके आराम से एनर्जी बढ़ा सकते हैं कि विद्युत एक प्रकार की एनर्जी है। थैंक यू दोस्तों, आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं। इसके बाद में हम कंटिन्यू टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि विद्युत, अब यहाँ से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे गति लगाता है, कौन सी कक्षा के अंदर लगाता है। तो हमने नाभिक का चित्र बना ही दिया था आपके सामने। तो इसमें भाई KLMNO इनके बारे में हम आगे चर्चा करते हुए चलेंगे, और पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरी विद्युत को हम यहाँ समझाते हुए चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।